नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आज की वीडियो में हम संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के बाद संधि से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है सारे क्लियर होने वाले हैं। संधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, संधि कैसे बनती है, क्या शब्दों का मेल संधि है, क्या वर्णों का मेल संधि है, जो भी हमारे सारे डाउट्स रहते हैं इस वीडियो के बाद हमारे क्लियर होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ आते हैं। संधि, हम आखिर संधि किसे कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, दो वर्णों की मेल को हम संधि कहते हैं। अब आज से पहले हम कभी भी जैसे संधि की परिभाषा हम देते हैं ना, तो क्लासरूम या अपनी क्लास में हम तो क्या कहते हैं, दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, जो कि पूरी तरह से क्या है, गलत है। कभी भी दो शब्दों का मेल, संधि में दो शब्दों का मेल नहीं होता है। दो शब्दों का मेल तो हम जैसे समास में कह सकते हैं, जैसे पीत धन अंबर, पीतांबर, तो बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो शब्दों का मेल हो रहा है सीधे। संधि में क्या होता है, जो दो शब्द रहते हैं उनके दो वर्ण, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण, उन दोनों वर्णों का मेल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यहां से समझते हैं, आप स्लाइड पे देखिए कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब कैसे, अब यहाँ पे उदाहरण के लिए हमारे पास दो शब्द हैं। पहले शब्द है विद्या, धन, आलय। ठीक है। अब देखो, विद्या के अंतिम में क्या है, आ है ना, विद्या के अंतिम में आ है, और आलय के शुरू में क्या है, आ है। और विद्या का जो अंतिम का ये आ है और आलय के शुरू का आ है, इन दोनों का मेल हुआ और इन दोनों का एंड रिजल्ट हमें क्या मिला, आ। हमारे पास क्या रहेगा, एंड में आ रहेगा, तो क्या क्या बना हमारा, विद्यालय। अगर हम ये संधि नहीं कहते तो क्या बन जाता, विद्या आलय, ऐसी रह जाता। तो हमें एक सार्थक शब्द नहीं मिल पाता। विद्या धन आलय विद्यालय, मतलब विद्या का घर। कुल मिला के हम इस यहां से क्या समझे, संधि कभी भी दो शब्दों का मेल नहीं होता, अंत में होता है शब्दों का मेल। पर जो हमारे जो इनिशियल स्टेज, जो शुरुआती प्रारंभिक स्थिति रहती है, उसमें क्या होता है, केवल दो वर्णों का मेल होता है। जैसे हमारे विद्यालय में आ और आ का मेल हुआ, तो वहां पे क्या होगी, हमारी दीर्घ संधि होती है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो, यहां तक आपका क्लियर हो गया कि संधि क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है। अब देखिए आगे, संधि के कितने प्रकार रहते हैं, सबसे ज्यादा डाउट वाला पार्ट, सबसे ज्यादा हमें कंफ्यूजन इसी चीज में रहता है। कहीं पे क्वेश्चन आ जाए संधि कितने प्रकार की होती है, हम कहने लग जाते हैं अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, कभी विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, सभी को एक साथ हम मर्ज कर लेते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। संधि के हमारे मुख्यतः केवल तीन प्रकार होते हैं, जो कि आपके पास यहाँ पे नीचे दिए गए स्लाइड में। यहाँ पे क्या लिखा है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के इसके अलावा कोई भी चौथा प्रकार नहीं होता है। बाकी जो होते हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं। तो इनके अंतर्गत भी किसके अंतर्गत, केवल स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं वो। तो बाकी इनके कोई ऐसे स्पेसिफिक क्या होते हैं, विशिष्ट भेद नहीं होते हैं। अब स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यहाँ तक हमें क्लियर हो चुका है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि के कितने भेद होते हैं, केवल तीन भेद होते हैं। कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए आगे, अब आज की वीडियो में केवल स्वर संधि के बारे में जानेंगे कि स्वर संधि हम किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, पूरी ट्रिक के साथ जानेंगे ताकि हम आसानी से समझ जाए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाली संधि स्वर संधि कहलाती है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने कौन सी टर्म यूज की, दो स्वर वर्णों के मेल। हमने वर्ण नहीं, ना कि शब्द कहा। जो दो स्वर है, तो हमारे पास हिंदी में स्वर कितने हैं, 13। तो इनमें से भी कोई भी, मतलब जो दो स्वर वर्ण है आपस में आ जाए, उनका मेल हो रहा हो कहीं पे, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। और अब यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक वही वाला पुराना वाला उदाहरण दे दिया हमारे पास, कौन सा, विद्याधन आलय। विद्या, यहाँ पे किसका मेल हो रहा है, दो स्वरों का मेल हो रहा है ना। देखो, विद्या में भी आ है और आलय में भी आ है, और आ और आ दोनों स्वर है, दोनों स्वरों का मेल हुआ तो विद्यालय बना। विद्यालय बना तो ये संधि हो गई। ठीक है। तो कुल मिला के अब क्या कहेंगे, दो स्वर वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। अब हमारे पास आते हैं, संधि के पांच भेद होते हैं। किस संधि के, स्वर संधि के। संधि के तो कितने भेद होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पर जो स्वर संधि रहती है उनके अंतर्गत, उसके पांच भेद होते हैं, जिनमें हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब हमें कोई पूछ ले संधि के कितने भेद होते हैं, हम बोल देंगे पांच भेद। पर किसके होते हैं, संधि के तो तीन ही होते हैं, पांच भेद होते हैं हमारे किसके, स्वर संधि के। ठीक है। अब इन पांच भेदों को हम कैसे याद करें, सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो ये होती है कि हम कैसे जाने कि पांच भेद कौन कौन से हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाई है, देखो। अब यदि गुण, केवल हमें याद रखना, अव यदि गुण, अव यदि गुण, अव यदि गुण, अपने दिमाग में अच्छे से इसको कैच कर लीजिए। अव यदि गुण, अ से क्या आ गया हमारा, अयादि आ गया, व से वृद्धि आ गई, य से यण आ गई, दी से दीर्घ आ गया, गुण से गुण संधि हो गई हमारी। तो पांचों संधि इस प्रकार से हम क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। ठीक है। या इसी क्रम में अव यदि गुण, अव यदि गुण, आप इसको कम से कम पांच छह बार बोलोगे तो आपके पास अपने आप आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखते हैं, हम सबसे पहले और सबसे आसान संधि की तरफ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। यहाँ पे आपको आगे भी बहुत बड़ी परिभाषा दिख रही होगी, उसे याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय को अच्छे से समझ जाते हो तो आप इसको क्या कर लोगे, आसानी से कर लोगे। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्या, दीर्घ दीर्घ संधि। इसका सूत्र क्या, अकः सवर्णी दीर्घ। संस्कृत में संधि, हर संधि है ना, हर संधि का देखो संस्कृत में एक सूत्र रहता है। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, अकः सवर्णी दीर्घ।
अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब। अब से कुल मिला के यहाँ पे समझो दीर्घ केवल हमारे कितने वर्णों को होता है, केवल हमारे 4 वर्णों को दीर्घ होता है। एक तो अ को दीर्घ होता है, एक आ को होता है, एक ई को होता है, और ऊ को होता है। सॉरी, एक अ को होता है, एक ई को होता है, एक ऊ को होता है, और एक री को होता है। इन चारों को दीर्घ होता है केवल। देखो, अ का दीर्घ क्या हो गया, आ। ई का दीर्घ क्या हो गया, बड़ी ई। ऊ का दीर्घ क्या हो गया, बड़ा ऊ। और री का दीर्घ क्या हो गया, बड़ा री। अच्छा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें इसमें भी होता है कि बड़ा री क्या होता है। इसको हम भी आगे समझेंगे, बड़ा री किसे कहते हैं। अभी हम परिभाषा पे आ जाते हैं। जब अ आ इ ई उ ऊ री स्वरों के पश्चात, ये स्वर आए और इनके पश्चात क्या है, जैसे विद्यालय में आ रहा है, आप साथ में अज्यूम कर दीजिए विद्यालय में आ रहा है, इनके पश्चात ह्रस्व या दीर्घ, कोई भी ह्रस्व का मतलब क्या होता है, छोटा। जैसे हम कहते हैं ना, छोटा ओ और आ दिया है यहाँ पे, तो ओ क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा, और आ क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। इनके बाद कोई भी सवर्णी स्वर, सवर्णी किसे कहते हैं, जैसे अ का सवर्णी क्या हो जाएगा, अ का सवर्णी एक तो खुद अ हो जाएगा और दूसरा आ हो जाएगा। ई का सवर्णी क्या हो जाएगा, एक खुद ई हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ऊ का सवर्णी भी ऊ और बड़ा हो जाएगा, री का सवर्णी री और बड़ा री हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, कुल मिला के इन स्वरों के तुरंत बाद अगर इनका सावर्णी स्वर आता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ आदेश हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे रत्न धन आकरा, रत्न धन आकरा, रत्न में देखो अ छिपा है। अगर यहाँ पे रत्न के नौ में अ छिपा है, कैसे छिपा है, अगर रत्न के अ में नौ नहीं रहता, नौ पे हलंत की मात्रा रहती। अगर नौ पे यहाँ पे हलंत नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, मतलब अ छिपा है। अब अ धन आ बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो रत्नाकर यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी दीर्घ संधि हो जाती है। अब देखो, आपकी समझ में अगर अभी इतना कुछ भी नहीं आया, तो हम सीधे नीचे यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया देखो, नीचे जो हमारी ये अ धन अ बराबर आ, कुल मिला के एंड रिजल्ट हमारे पास दीर्घ आना चाहिए, कोई भी स्थिति हो। देखो यहाँ पे अ धन अ बराबर क्या दिया है, अ धन अ बराबर दिया हमारे पास क्या, आ दिया है। ठीक है, अब दूसरा देखो यहाँ पे आ धन आ, फिर भी आ ही आएगा। पहले अ हो और बाद में आ हो, तब भी आ ही आएगा। यहाँ आगे आ हो और पीछे अ हो, फिर भी आ ही आएगा। ठीक उसी प्रकार ये सारी स्थिति सभी के साथ होती है। अब आप इसको, अगर आपको थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो रहा था, आप उदाहरण के साथ इसको अच्छे से समझ जाओगे, अभी आगे बताएंगे हम। अब ठीक उसी ई के साथ भी ऐसे, ऊ के साथ भी ऐसे आप समझ जाओगे। पर री में आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। री में क्या प्रॉब्लम आती है, देखो यहाँ पे री की ये वाली मात्रा देखो, जहाँ पे आपको कर्सर दिख रहा होगा, ये यहाँ पे क्या है, छोटी री है, क्योंकि इसमें केवल एक मात्रा है। और ये भी छोटी री है, छोटी री धन छोटी री बराबर बड़ा री। अब देखो यहाँ पे 3 बना है ना ऐसे में, तो इसको हम क्या कहते हैं, बड़ा री कहते हैं। अब यहाँ पे दीर्घ होगा, हमें तो क्या, कुल मिला के हमारे पास दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। हमें लास्ट में क्या, एंड गोल क्या है हमारा, अंतिम बड़ा आदेश होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सब जगह क्या आ रहा है, बड़ा री बड़ा री बड़ा री, कोई भी स्थिति हो, यहाँ पे बड़ा हो बड़ा हो बड़ा हो, यहाँ पे बड़ी बड़ी बड़ी, यहाँ पे बड़ा बड़ा, कोई भी स्थिति हो, आगे क्या हो रहा है, अंत में हमें क्या देखने को मिल रहा है, केवल दीर्घ स्वर देखने को मिल रहा है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है अभी, कि अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, पुष्प धन अवली। पुष्प में देखो यहाँ पे पौ पे हलंत नहीं है, तो मतलब यहाँ पे अ छिपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अ धन अ, यहाँ पे देखो दिया है ना, अ धन अ बराबर आ, तो आ आदेश हो गया। और आ आदेश कहाँ पे हुआ, पुष्पावली, पा में जो आ जुड़ गया ना, पुष्पावली। ठीक उसी बात हिम धन आलय, हिमालय, माँ में देखो आ जुड़ गया, माया धन अधीन। अब देखो आगे आ गया और पीछे क्या आ गया, अ आ गया। हमने क्या कहा था, आगे आ जाए, देखो माया में आ है और अधीन में छोटा अ है। इसको क्या बोलेंगे हम, कि दीर्घ, दीर्घ अ, दीर्घ आ। और इसमें क्या, इसको क्या बोलेंगे हम, अ अधीन के अ को ह्रस्व अ। तो हमने अभी पीछे नियम क्या पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखो आगे क्या आ जाए, अगर आगे दीर्घ आ जाए माया का आ, और पीछे ह्रस्व आ जाए, और फिर भी हमारे पास क्या आएगा, एंड रिजल्ट हमारे पास आ ही आएगा। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पे, माया धन अधीन, मायाधीन, आ और आ का आ हो गया। ठीक उसी प्रकार विद्यालय हम पढ़ चुके हैं, कवि धन इच्छा कवि इच्छा, हरिधन ईश हरीश। ठीक उसी बार देखो यहाँ पे छोटी बड़ी बड़ी आ रही है, फिर भी आदेश बड़ा ये का हो रहा है। कुल दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, अंत में हमें क्या मिलेगा, बड़ा आदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके लिए हम आसानी से समझ सकते हैं। और कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा है, तो कभी भी अगर दीर्घ संधि जहां पे हो रही है, वहां पे बीच में क्या आएगी, बड़े आ की मात्रा आएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पुष्प धन वली, पुष्प धन अवली, पुष्पावली। देखो पुष्पा में क्या है, आ की मात्रा है, हिमालय में बड़े आ की मात्रा है, माया में भी बीच में क्या है, बड़े आ की मात्रा है, कविच्छा में बीच में बड़ी की मात्रा है, हरीश में बीच में बड़ी ए की मात्रा है, महेंद्र में भी ठीक उसी प्रकार बीच में क्या है, बड़ी ए की मात्रा है। नीचे देखो, सुक्ति, सुख धन उक्ति, सूक्ति, सूक्ति में बड़ी ऊ की मात्रा है। और सिंदूर में, सिंधु धन उर्मी, देखो सिंधु के धू में भी ऊ है और उर्मी में भी ऊ है, दोनों ऊ मिल गए आपस में सावर्णी ऊ है, दोनों दो आपस में मिल गए, तो क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी, सिंधूर्मी। इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, सिंदूर में बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ठीक है, वधु उत्सव, वधु धन उत्सव, वधु में क्या है, बड़ा हुआ है, और उत्सव में छोटा हुआ है। कुछ भी हो, एंड रिजल्ट में बड़ा ही चाहिए। देखो यहाँ पे क्या आ गया,
अंत में क्या है, वधूत्सव, वधूत्सव में क्या आ गया हमारा, बड़ा वो आ गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हमारे मातृधन ऋण, अच्छा इसको समझ लो, यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा मातृ ऋण वाला उदाहरण है, इसमें क्या दिया गया है, जो हमारा ये मातृधन ऋण है, मातृ में देखो यहाँ पे नीचे छोटी री है, छोटी री की मात्रा ना मातृ में, और यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा ऋण में भी हमारी क्या है, छोटी री है। अब इनका क्या हो जाएगा, दीर्घ मातृण, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये मातृ के यहाँ पे क्या आएगी, एक और मात्रा आएगी, तो मातृण बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मातृ की जो यहाँ पे छोटी री है, तो ये पिछले वाले री की तरह ऐसे तीन बन जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मातृण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपको जो हमारी संधि का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। फिर संधि के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, फिर हमने स्वर संधि के भेद को पढ़ा। कौन से, स्वर संधि, जहाँ दो स्वरों का मेल हो। अब हम पहले दीर्घ संधि में आए, स्वर यहाँ पे कैसे होने चाहिए, सावरणी होनी चाहिए, ठीक, एक दूसरे के समान होने, ऐसे नहीं होगी और ई हो, अ है तो उसके साथ आ ही होगा, या तो अ होगा, ई है तो उसके साथ ई ही होगा, या तो बड़ा ई होगा। ठीक उसी प्रकार से री, वो इन चार वर्णों की क्या होती है, हमारी दीर्घ होती है, अ ई उ री, ठीक है। यहाँ पे हमारी दीर्घ संधि कंप्लीट होती है। दीर्घ संधि से रिलेटेड आपको जो भी डाउट है आप बता सकते हैं। अब देखिए, अब आती है हमारे पास कौन सी, हमारी यण संधि, ठीक है। यण संधि के बारे में क्या है, इक, एक वर्ण से परे असमान स्वर होने पर, अब इक का मतलब क्या लेंगे हम यहाँ पे, देखो संस्कृत व्याकरण में ना एक बहुत बड़ी कवि होते हैं पाणिनि, तो पाणिनि ने एक क्या बनाए, एक सूत्र बनाए, मतलब 14 सूत्र बनाए, माहेश्वर सूत्र, और उन सूत्रों से उन्होंने प्रत्याहार बनाए, उनमें से एक एक प्रत्याहार है, उस एक प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं, मतलब एक आप समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट है, एक सूत्र टाइप का है, कि इसके अंतर्गत हमारे चार वर्ण आते हैं एक में। अगर हम एक कहते हैं तो एक हमारे चार वर्णों को प्रदर्शित करता है, वो चार वर्ण कौन से हैं, ई उ री और री, जो हमारे यहाँ पे आगे दिख रहे हैं। अब क्या करें, एक मतलब ई उ री री वर्ण के परे, परे मतलब इनके ठीक बाद असमान स्वर हो, मतलब इनसे भिन्न स्वर, अगर ई है तो उसके बाद ए नहीं हो, या उसके अलावा कोई भी स्वर हो, तो उनके स्थान पे, किनके स्थान पे, ये जो यहाँ पे हमारे ई उ री ली, इनके स्थान पे क्रमशः क्या हो जाएगा, यण। यण ठीक जिस प्रकार एक एक को है ना, चार वर्णों को निर्देशित करता है, उसी प्रकार यण भी क्या करता है, चार वर्णों को निर्देशित करता है। वो चार वर्ण कौन से हमारे, य व र ल, तो उनके स्थान पे क्रमशः ई के स्थान पे य हो जाएगा, उ के स्थान पे व हो जाएगा, और री के स्थान पे र हो जाएगा, और री के स्थान पे क्या हो जाएगा, हमारा ल हो जाएगा। अब देखो हम इसको उदाहरण से समझते हैं, अगर आपको परिभाषा समझ में नहीं आती है। सबसे पहले देखते हैं हम यण संधि के उदाहरण। अत्यधिक है, अब आप सबसे पहले इसकी व्युत्पत्ति में आओ। अति में देखो यहाँ पे, जहाँ पे मैंने एरो लगाया, यहाँ पे ई की मात्रा दिख रही है हमें, छोटी ई की मात्रा, और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, और दिख रहा है। अब देखो परिभाषा पे आओ, इक, ई उ री ली से परे असमान स्वर, यहाँ पे ई पे आओ पहले, ई है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा मिल गई हमें पहले, ठीक है। उसके बाद हमें असमान स्वर मिल गया, असमान स्वर ई से भिन्न स्वर हो, यहाँ पे ई तो नहीं है, ओ है ना, उससे ई से असमान स्वर है, मिल गया, हमारी शर्त यहाँ पे पूरी हो गई। तो क्या हो जाएगा, क्रमशः ई के स्थान, क्रमशः उनके इक के स्थान पे, इक का यहाँ पे क्या ई है, य व र ल, तो ई के स्थान पे कौन सा आदेश बताया था हमने, जो पहला वाला, पहले के स्थान पे पहला ही होगा, ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, य आदेश हो जाएगा, ये वाला य आदेश हो जाएगा, ई के स्थान पे य, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अत्यधिक, ई की मात्रा गायब, और यहाँ पे क्या आ गया, य आ गया, अत्यधिक। ठीक उसी प्रकार प्रत्यक्ष में देखो, प्रतिधन अक्ष, ई की मात्रा गायब, और यहाँ पे य आ गया, प्रत्यक्ष। देखो प्रत्याघात में देखो, प्रति से ई की मात्रा गायब, और यहाँ पे क्या आ गया, प्रत्याघात। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे बोलेंगे सर, बीच में आपने बोला था कि क्या बोलते हैं यहाँ पे, आ की मात्रा आ गई तो यहाँ पे दीर्घ संधि नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है, यहाँ पे यण संधि हो रही है। हमें पहले से ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या हो रही है, यण संधि। अब हमें संधि करनी है, उसके लिए हमें पहले संधि विच्छेद करना होगा। हम क्या करेंगे, जैसे प्रतिधन आघात, प्रतिधन आघात, देखो यहाँ पे ई आ गया, छोटा ई आ गया, और यहाँ पे आ गया, सावरणी हो ही नहीं रहे, यहाँ पे ई स्वर है और यहाँ पे आ स्वर है, तो दीर्घ संधि क्या कहती है कि सावरणी स्वर होनी चाहिए, सावरणी मतलब एक जैसे होनी चाहिए। यहाँ पे ई और आ तो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ नहीं होती है, ठीक है। अब देखो आगे क्या हो रहा है, अत्यंत, अतिधन अंत, अत्यंत, यद्यपि, यदिधन अपि, यद्यपि। अब ये तो केवल य वाला उदाहरण था। अब आगे देखते हैं यण संधि के और उदाहरण। व्यभिचार, जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पे, व्यभिचार, विधन अभिचार, फिर ई के स्थान पे क्या हो गया हमारा, य हो गया, तो व्यभिचार आ गया। संख्यागमन में भी देखो यो ही आदेश होता है, अभ्यास में भी देखो यो ही आदेश हो रहा है। स्वागतम, अच्छा नया नया आता हमारा स्वागतम, स्वागतम का हम संधि विच्छेद करने में बहुत कंफ्यूज, सुधन आगतम। अब देखो भाई, हम सुधन आगतम का स्वागतम कैसे बन जाएगा, अब जिसने यण संधि पढ़ी होगी उसको अच्छे से समझाओगे वो तो बता देगा भाई, क्योंकि हमने क्या कहा था कि इक के स्थान पे यण आदेश हो जाता है, तो ई के स्थान पे कौन सा आदेश हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ई के स्थान पे ई कौन सा आदेश हो जाएगा, ऊ के स्थान पे, सॉरी, स्वागतम में सु में जो ऊ है उसके स्थान पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे ऊ का स्थान क्या है, दूसरा है ना, ई के बाद ऊ, एक और दो, तो यहाँ पे देखो दूसरा क्या है, य और व का स्थान है दूसरा, तो वो आदेश हो जाएगा। अब कैसे होगा वो आदेश, तो देखो सुधन आगतम बराबर स्वागत, सुधन आगत बराबर स्वागत, यहाँ पे वो आदेश हो गया ना,
वो आदेश हो गया। अब देखो सर वो आदेश तो हो गया, पर ये हुआ कैसे, मतलब कैसे हम समझे इसको? हमने क्या कहा था, उसके बाद ई उ री ली, तीनों के बाद, चारों के बाद अगर कोई भी भिन्न असमान स्वर हो, ऊ है, अब देखो यहाँ पे शर्त पूरी करते हैं, ऊ है, ऊ के बाद असमान स्वर है हमारे पास आ, असमान ऊ से तो भिन्न है ना हमारे पास, ऊ से भिन्न होना चाहिए तब कुछ भी हो, मैं केवल ऊ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊ हो जाएगा तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी, ऊ नहीं है तो हमारी दोनों शर्तें पूरी हो गई, ठीक है। तो इसके ऊ के स्थान पे वो आदेश हो जाएगा, तो क्या 100, ये मात्रा हट गई यहाँ से, ऊ की मात्रा हट गई तो आधा 100 बच गया, उस ओ की मात्रा को हमने वो कर लिया तो यहाँ पे वो बच गया, और यहाँ पे आ था तो फिर क्या हो गया, आ इसके साथ जुड़ गया तो स्वा बन गया, स्वागत। ठीक ठीक उसी बार क्या है, पितृपदेश, पितृधन उपदेश, पितृपदेश, पितृधन उपदेश, यहाँ पे क्या है अब आ रहा है, कौन सा वाला आ रहा है पितृपदेश में, रॉ वाला आ रहा है, पितृ क्या है यहाँ पे, रॉ की मात्रा है ना, यहाँ पे देखो ये वाली क्या है हमारी, री की मात्रा है, री, जो हमने ई उ री री, ई उ री, अब तीसरा वर्ण क्या था हमारे पास, री था। अब हम कहेंगे सर पितृधन उपदेश, अब री के स्थान पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे री आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है हमारा असमान स्वर आ रहा है ना ओ, तो उसके बाद क्या होगा हमारा, यहाँ पे कौन सा आदेश हो जाएगा, हमने री के स्थान पे कौन सा आदेश कहा था, ये देखो री का स्थान क्या है हमारा तीसरा है, और यहाँ से क्या है हमारा तीसरे स्थान पे क्या आ रहा है, रॉ आ रहा है। अब देखो सर री के स्थान पे रॉ आदेश कैसे हो गया, तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या, पितृधन उपदेश, ये ऊ तो यहाँ पे आ गया, त्र, तो त्र कैसे बनता है, तो और रॉ को मिलके बनता है, तो यहाँ पे जो रॉ है यहाँ पे जुड़ गया तो के साथ, तो त्र बन गया पितृपदेश, ठीक है। अच्छा हम कभी भी देखो रॉ क्या बोलते हैं, त्र कैसे बनता है, त्र, जो हमारे संयुक्त व्यंजन होता है उनमें से एक त्र आता है, तो त्र दो व्यंजनों से मिलकर बनता है, आधा तो और आधा रॉ बराबर त्र, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, त्र हो गया, तो पितृपदेश में इसी प्रकार से मात्रा गया, मातृच्छा, सेम इसी प्रकार से मातृधन इच्छा, यहाँ पे री है, तो क्या आ गया यहाँ पे रॉ आ गया, देखो त्र आ गया, मातृच्छा, साधुआचार, देखो फिर यहाँ पे वो आ रहा है ना बीच में, तो साधु धन आचार, ऊ के स्थान पे हमारा कौन सा आदेश हो गया, वो आदेश हो गया, तो क्या हो गया साधुआचार, स्वभाष, सुधन आभास, स्वाभास, ऊ है, उसके ऊ के बाद क्या है हमारा असमान स्वर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऊ के स्थान पे वो आदेश हो जाएगा, क्या हो गया स्वाभास। उसी प्रकार से देव्यागमन, देवाल, देव्यालय, संख्यागम, उपर्युक्त, प्रत्युपकार, इसी प्रकार से हमारे उदाहरण बनते हैं। कुल मिला के अब हमें एक ट्रिक याद रखनी है, अगर हमें ये समझ में नहीं आया फिर भी, अगर कहीं पे भी य व र ल, देखो कहीं पे भी य व र ल, इन चारों व्यंजनों के साथ कोई भी आधा व्यंजन जुड़ा हो, वहां पे हमारी यण संधि ही होगी। य व र ल, इन चारों व्यंजनों के साथ कोई भी आधा व्यंजन जुड़ा हो, वहां पे हमारी यण संधि ही होगी, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे हमने क्या दिया है, अब देखो हम ट्रिक से समझे, अब यो के साथ आधा व्यंजन जुड़ा है ना, ख, तो यण संधि होगी, यो के साथ आधा व्यंजन जुड़ा है वो, यण संधि होगी, यो के साथ आधा व्यंजन जुड़ा है भ, यण संधि होगी, वो के साथ आधा व्यंजन सौ जुड़ा है, यण संधि होगी, पितृ, त्र के साथ आधा व्यंजन र जुड़ा है ना, तो क्या हो जाएगी हमारी यण संधि होगी। मात्रा क्या में देखो यहाँ पे आधा व्यंजन जुड़ा है, य व र के साथ जुड़ा है ना आधा व्यंजन, क्या जुड़ा है आधा व्यंजन, तो मात्राज्ञा, मातृच्छा, साधुआचार वगैरह वगैरह, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे यहाँ तक शायद आपको यूनियन संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपके पास हमारी अगली संधि जो है वो क्या हमारी अयादि संधि। अयादि संधि मतलब जो हमारी दीर्घ संधि है उसके बाद सबसे आसान संधि में कौन सी आती है, हमारी अयादि संधि आती है। अयादि संधि में क्या कहते हैं, देखो परिभाषा की तरफ आते हैं, क्या लिखा है परिभाषा में कि अच्छा इसको सूत्र क्या है, एचो यवा यवा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए, सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, आप केवल समझ सकते हैं। ए और आई, ए आई ओ आओ के आगे कोई भी भिन्न स्वर आता है, सिंपल ए आई ओ आओ हमारे क्या है, ये हिंदी के चार संयुक्त स्वर भी कहते हैं इनको। ए आई ओ आओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता हो तो ए के स्थान पे आय और आई के स्थान पे क्या हो जाता है, आय आदेश, आय और आय आदेश हो जाते हैं क्रमशः। उदाहरण से हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब आगे क्या है, दूसरा नियम क्या है, ओ के स्थान पर आओ और आओ के स्थान पे आओ आदेश होता है, वह अयादि स्वर संधि कहलाती है। अब कैसे कहलाती है, अब देखो कॉन्सेप्ट, केवल चार चीजों पे अयादि होती है, आदेश भी चार होते हैं, कौन से, आय, आय, अब, आव, देखो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आय, आय, अब, आव। अब ये होते कैसे हमें ये समझना है, ठीक है। ए आ गया, ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ गया, ए आ गया, ए का मतलब क्या होता है, हमारी केवल एक मात्रा आ गई ऊपर वाली, उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर, मतलब ए नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर हो, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आई आए, उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, मतलब आई नहीं होना चाहिए, आई को छोड़ के कोई भी स्वर आए, वहां पे क्या हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा। ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, वहां पे अव आदेश हो जाएगा। औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा आव आदेश हो जाएगा। अब देखो आगे समझते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है हमारा, ए धन, ए है हमारा, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया तो आय आदेश, कैसे,
चे में देखो ए की मात्रा है, उसके बाद क्या आ गया, भिन्न स्वर आ गया है, और क्या ए से भिन्न स्वर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा। कैसे, ए की मात्रा हटाओ, चौकी, चयन, चयन। ठीक उसी प्रकार नीचे निधन अन, नयन, संचेदन अन, और संचेदन और संचय। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप गलत हो रखा है। संचय में जो हमने यहाँ पे अभी किया है, संचय में हमारी आय आदेश करा है, यहाँ पे आय नहीं होगा, यहाँ पे आय आदेश ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे देखो संचय में, एक मिनट, हाँ, ये यहाँ पे क्या होगा हमारा, आय आदेश नहीं होगा। यहाँ पे हमारा कौन सा आदेश हो जाएगा, संचय में भी हमारा हो जाएगा कौन सा, यह आदेश हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा टाइप करने में, और हाँ, ये आय के नीचे हलंत जरूर लगाना है। ठीक है, ये पूरा आय नहीं, यहाँ पे आधा जो आएगा। ठीक है, तो ठीक है, आप समझिए संचय में हमारा कौन सा आदेश हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ओके। अब देखो, अब आगे क्या है हमारे पास, अब ए धन कोई स्वर आए तो आय आदेश हो जाएगा। अब कैसे समझे, ए का मतलब क्या होता है, देखो ये जो एक ए है ना, एक है, इसका मतलब एक मात्रा होता है, और ये आई आ जाता है, इसका मतलब होता है दो मात्रा। देखो यहाँ पे गे, उसके बाद कोई भिन्न स्वर है ना, आई से भिन्न, तो गे धन अ का मतलब आय आदेश हो गया, गा या क। देखो आ या क, गा या क, ना या क, आय, 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 हमें आय सुनने को मिल रहा है ना, आय। और ये ऊपर हमें क्या सुनने को, चयन, आया, चयन, नयन, संचय। यहाँ पे क्या मिल रहा है, गायका, नायका। ठीक है, आगे देखो तीसरा क्या है, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वहां पे अवादेश हो जाएगा। अवादेश कैसे, भू, भू में ओ है, उसके बाद भिन्न स्वर अ आ गया तो क्या हो जाएगा, अवादेश, भवन। ठीक, उसी बार श्रवण। आगे देखो, औ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अवादेश हो जाएगा, पाऊ। इसको क्या बोलते हैं, पौ नहीं पढ़ते, इसको पाऊ पढ़ते हैं, पाऊ धन अका बराबर पावका। नौ धन अका नौ धन इक बराबर नाविक। देखो नौ है, उसके बाद भिन्न स्वर आ गया ई, तो क्या हो जाएगा, नाविक। प्रसव धन इका मतलब प्रसाविका। प्रसव के बाद क्या आ गया, भिन्न स्वर आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, प्रसाविका। आव आदेश हो रहा है कुल मिला के हमारे यहाँ पे। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पे यहाँ तक आपकी आदि संधि क्लियर हो चुकी है, गुण संधि क्लियर हो चुकी है, और यण संधि, तीनों संधि आपकी क्लियर हो चुकी है। सॉरी, गुण संधि नहीं हुई, आदि संधि होगी आपकी, और दीर्घ संधि होगी, और यण संधि, तीन संधियां हो चुकी है। गुण संधि आपकी बस इतनी में, जो मैंने ये पहले ये स्लाइड दी है, ये इसी में आपकी गुण संधि खत्म है। अब कैसे समझते हैं, देखो यहाँ पे गुण संधि के केवल तीन नियम है। तीन नियम में एक सिंपल सी चीज है, जब अ या आ के बाद, यहाँ पे देखो, जब, यहाँ पे लिखा है ना, जब, जब अ या, जब अ या आ के बाद ई या ई आए, जब अ या आ के बाद ई या ई आए, तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। फिर कैसे समझते हैं, देखो यहाँ पे अ आए, अगर अ आए उसके बाद ई आ जाए तो उसका एंड रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमें ए देखने को मिलेगा। अब देखो, जब अ या आ के बाद अ या आ के आगे उ या उ आए, बड़ा छोटा उ या बड़ा उ आए, तो क्या हो जाए, दोनों का ओ हो जाए। कुल मिला के केवल हमें ये ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, हमारा जो गुण संधि रहती है, केवल गुण संधि में हमारे दो प्रकार के आदेश होते हैं। एक तो हमारा ए आदेश होता है, दूसरा हमारा ओ आदेश होता है, एक तीसरा, सॉरी तीन आदेश, तीसरा अर आदेश होता है। कैसे, जब, जब अ या आ के आगे क्या है, जब अ या आ के आगे, यहाँ पे क्या आना चाहिए, री आना चाहिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा री टाइप नहीं किया। अ या आ के आगे हमारा क्या आ जाए, अ या आ के आगे हमारा री आ जाए, तो वहां पे क्या आ जाएगा, तो दोनों के मिलके क्या हो जाता है, हमारा अर आदेश हो जाता है। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, शुभ धन इच्छा, शुभेच्छा। देखो यहाँ पे शुभ में क्या है, और छिपा है, यहाँ पे ई, और ई का क्या आदेश हो गया, ए आदेश हो गया। अब ये ए आदेश हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ए आदेश हमें देखने को मिल रहा है कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखो, शुभेच्छा, शुभ धन इच्छा, शुभेच्छा। ठीक है, उसके बाद नर धन ईशा, नरेशा। यहाँ पे ए आदेश, और धन ई का क्या हो गया, ए हो गया। आदेश मतलब कुल मिला के एंड गोल क्या हमारा, ए आएगा या तो आई आएगा, आई नहीं आएगा सॉरी, या तो ए आएगा या तो ओ आएगा, या तो अर आएगा। केवल ये तीन आदेश होते हैं, केवल ये क्या बोलते हैं, हमारे तीन आदेश देखने को मिलेंगे। एक कौन सा हमारा, एक तो हमारा कौन सा आदेश देखने को मिलेगा, एक तो ए आ जाएगा आपका एंड में, एक तो क्या आ जाएगा हमारा, ओ आ जाएगा, एक तो ए आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारा कौन सा, एक हमारा ओ आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा हमारा, आर। जहां पे हमारा अभी री वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, कहीं पे अगर री आ गया तो वहां पे कौन सा आदेश हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा आपका आर आदेश, आर। इसको ऐसे समझते हैं, थोड़ा यहाँ पे टाइप करने में भी पेन टैप की प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि
अब देखो यहाँ पे और ई का क्या हो गया हमारा, ए हो गया। और फिर यहाँ पे नर में और ई का क्या हो गया, ए हो गया। अब रमाधन ईश में देखो यहाँ पे भी रमेश हो गया, सेम वही क्या आंसर। अब नया कॉन्सेप्ट याद है, नवधन उत्सव, और ऊ का क्या हो जाएगा हमारा, ओ हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखा है नव उत्सव में ओ, ये जो हमारा ओ है या ओ है, इन दोनों को मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और ये ओ हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है, नवोत्सव। जलधन ऊष्मा, जलोष्मा और उकऊ। धराधन उर्मी, धरोर्मी। सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, अर आदेश होता है। सप्तर्षि में हमारा कौन सा आदेश हो रहा है, सॉरी थोड़ा जूम इन हो गया, इसको जूम आउट करते हैं। हाँ, सप्तर्षि में हमारा कौन सा आदेश हो रहा है, सप्तर्षि में हो रहा है आपका कौन सा, अर आदेश हो रहा है सप्तर्षि में। सप्तर्षि में हमारा कौन सा, अर आदेश हो गया। देखो सप्तधन ऋषि, सप्त धन और री का क्या हो गया, अर हो गया, तो सप्तर्षि। देखो सप्तर्षि में, अब ये इन मात्राओं में हमें कंफ्यूजन है, जैसे सप्तर्षि में हम कैसे उच्चारण करेंगे मात्रा का। जैसे यहाँ पे क्या है, सप्तधन ऋषि, सप्त में ओ है और ऋषि में रो है, तो क्या हो जाएगा, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि। उसी प्रकार जैसे महाधन ऋषि महर्षि, अर महर्षि, महर्षि। महर के बाद क्या, महर। अर्घ्य हमें प्रतीति हो रही है ना, और हम अर् का उच्चारण देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी, गुण संधि हो जाएगी। अब अंतिम संधि हमारी कौन सी है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि हम कैसे समझते हैं, जैसे गुण है, गुण के बाद वृद्धि हो गई ना, गुण के बाद हमारी एक दो मात्राओं की वृद्धि हो गई, तो उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। अब गुण में हम क्या कहते हैं, ए और ओ को करते थे, वृद्धि में ठीक उसका उल्टा, आगे बढ़ के अब हम आई और आओ को करेंगे। एंड आदेश हमारे पास आई और आओ आएगा। उदाहरण के लिए ओ या आ के बाद ए आई आए, तो ए आई तथा ओ, अब देखो ओ या आ के बाद ए आई आए, तो आई तथा ओ आ के बाद, इसको पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं सीधे समझाता हूँ आपको। कुल मिला के ये है कि अगर ओ के बाद ओ या आ के बाद ए या आई आए, तो एंड रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा, आई ही रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, एक में क्या है हमारा, यहाँ पे एक में ओ है, ओ के यहाँ पे एक ही मात्रा है, तो एंड रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, आई आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो वृद्धि है ना, वृद्धि का मतलब बढ़ गई, एक मात्रा और बढ़ गई, वृद्धि का एक है। अब धन क्षणा में देखो, धन में क्या है हमारे पास, ओ है, और ए क्षणा में ए है, तो यहाँ और ए आ गया, तो क्या आएगी हमारी, एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है, धन क्षणा हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर गुण संधि में तो ऐसे, गुण संधि में ऐसा नहीं होता था। देखो गुण संधि में क्या होता था, शुभ धन इच्छा। गुण संधि में पीछे ए नहीं आता था, और इसमें क्या आ रहा है, पीछे ए आ रहा है। केवल ये ध्यान रखना है। देखो धन धन ऐशी में क्या आ गया, धन में ओ के ओ है, यहाँ ए है, तो क्या आ गया, धन ऐशी आ गया। ठीक, उसे पुत्र धन ऐषणा, पुत्र ऐषणा हो गया। प्रिय धन ऐशी, प्रिय ऐशी हो गया। वित्त धन ऐषणा क्या हो गया, वित्त ऐषणा हो गया। शुभ धन ऐशी, शुभ ऐशी हो गया। ठीक है, अब आगे समझते हैं। यहाँ पे ए वाला तो हम समझ चुके, ओ वाला आओ वाला समझते हैं। परम, परम में ओ है, यहाँ आओ है, तो क्या आ जाएगा, औ आदेश हो जाएगा, परमोदरे। फिर देखो नीचे, नीचे वाले परम में परम और औ का परमौषध हो गया। मंत्र धन औषधि, मंत्रौषधि। अब ये मेन देखो, यहाँ पे महाधन ओज, यहाँ पे ओ की मात्रा है ना, यहाँ आ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, एंड रिजल्ट क्या आएगा, महोज आएगा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे जल में ओ की मात्रा है, ओग में ओ की मात्रा है, तो एंड रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, जलोग आ जाएगा। जलोग मतलब जल का प्रभाव। कुल मिला के हमें ये समझना है, वृद्धि संधि में एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। क्या आ जाता है हमारे पास फिर, जैसे हमारे पास क्या आ जाता है, परमोदर्य, परमौषध, मतलब बीच में हमें दो मात्राएं देखने को मिलेगी। वृद्धि का मतलब ही क्या होता है, बढ़ना, तो एक मात्रा हमारे यहाँ पे आती है, वृद्धि हो जाती है। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर से आपको समराइज कर लेता हूँ। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले संधियों के बारे में पढ़ा था। संधि हमारी कितनी होती है, संधि हमारी तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और उन संधियों को हम कैसे समझ सकते हैं, जो हमारी कंफ्यूजन होती है संधियों से रिलेटेड, कि संधियों के केवल तीन भेद होते हैं। उसके अंतर्गत जो हमारी स्वर संधि आती है, उसके कितने भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं। अच्छा, संधि हम किसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर कौन, दो स्वर वर्णों के, ना कि शब्दों के। ठीक, उसी प्रकार संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर कैसे होने चाहिए, स्वर वर्ण होने चाहिए, उनको स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच भेद, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अव यदि गुण, अ से अयादि, व से वृद्धि, य से यण, और दी से दीर्घ, और गुण तो आपके पास है ही। अब आगे दीर्घ संधि के हमने क्या कहा, एंड रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, या तो आ आएगा, या तो बड़ा ही आएगा, तो बड़ा हुआ आएगा, या तो बड़ा री आएगा। ठीक है, चाहे कोई भी स्थिति हो। उदाहरण के जैसे यहाँ पे देखो, पुष्पावली, हिमालय, मायाधीन। एंड रिजल्ट क्या आएगा हमारा, बीच में या तो बड़ा आ आएगा, या तो बड़ी ई आएगा, या तो बड़ा ऊ आएगा, या तो बड़ा री आएगा। ठीक है, यण संधि में हमने क्या कहा था, एक के स्थान पे क्या होता है, यण हो जाता है। ई उ रे के स्थान पे क्रमशः क्या हो जाता है, य व र हो जाता है। कैसे, अगर उनके बाद कोई भिन्न आए, तो जैसे यहाँ पे अति में ई के बाद क्या आ रहा है हमारा, ओ आ रहा है ना, उससे भिन्न सर है, तो ई के स्थान पे क्या हो गया, य आदेश। ठीक, इसी प्रकार आगे चीजें बनती है। अयादि संधि में भी हमने क्या, ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो आय आदेश, आई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो आय आदेश, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अव आदेश, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा हमारा,
अव आदेश हो जाएगा। जैसे उदाहरण के हमारे पास चयन, चयन में आय आदेश हुआ है, नयन में आय आदेश हुआ है, संचय में भी आय आदेश हुआ है। गायकों में आय हुआ है, गायक, नायक, क्योंकि यहाँ पे आय क्यों है, क्योंकि आई के बाद आया है। आई के बाद हमारा भिन्न स्वर आया ना, इसलिए आय आदेश हुआ है। अब क्या कहते हैं, ओ धन ई, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या आ जाएगा हमारा, अव आदेश हो जाएगा। जैसे भवन, भोधन अनभवन, शोधन अनश्रवण। औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आवाज, जैसे पौधन अका पावका, नवधन इका नाविका। ठीक है। अब कहते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या है, हमारे दो आदेश होते, तीन आदेश होते हैं, ए ओ और अ। तो तीन आदेश भी कैसे होते हैं, अ के बाद अगर ई आ जाए तो ए हो जाएगा, और अ के आ के बाद अगर क्या बोलते हैं, अगर अ के बाद उ आ जाएगा तो ओ हो जाएगा। कुल मिला के अ के बाद अगर ई आए तो ए हो जाएगी, और अ के बाद अगर क्या आ जाता है हमारा, उ आ जाए तो ओ हो जाएगा। ठीक है। उसी पर वृद्धि, अब गुण में हमारी ऊपर से केवल एक मात्रा आती है, वृद्धि में एक मात्रा की और वृद्धि हो जाती है, तो क्या आ जाता है, हमारी दो मात्राएं आ जाती है। एंड रिजल्ट क्या है, जब अ धन ए बराबर ए, धन एक एक, धनेशणा धनेशी, पुत्रेषणा प्रियशी, वित्तेषणा शुभैषी। और देखो आगे क्या, परम धन औदार्य। वृद्धि भी केवल दो वर्णों को होती है। दो वर्ण कौन कौन से, एक तो हमारी वृद्धि किसको होती है, हमारी एक वृद्धि हमारे पास होती है कौन सी, ये वाली जो आपको परमोशद में दिख रही है यहाँ पे ना, परमोदरी या परमोशद में दिख रही है आपको, अवृद्धि। वृद्धि का मतलब हमारे यहाँ पे एक मात्रा का बढ़ना। वृद्धि किसे कहते हैं, जब हमारी एक मात्रा बढ़ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। और एक वृद्धि क्या होती है, ये वाली होती है। तो हमारी दो वृद्धियां है ना, हमने परमोशद में ये वाली वृद्धि देखी, पर जो हमारी दूसरी वृद्धि है, ये ये वाली, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसको हम समझ जाते हैं एक बारी। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है हमारी ये वाली दो मात्राएं, कौन सी वाली, ये वाली हमारी दो मात्राएं, ये होता है इसका मतलब। क्योंकि एक मात्रा का कौन एक मात्रा को ये डिनोट करता है नीचे वाला, और दूसरी मात्रा को ये ऊपर वाला ये डिनोट करता है। ठीक है। यहाँ पे हमारी संधि का कॉन्सेप्ट समझ में पूरा हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक वीडियो में हैं तो लगता है आपको शायद वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने समझा आपको समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।